नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पीके एडवांस टीच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल में पढ़ रहे थे हिंदी, जो कि रीट, पटवार, एसआई, हाईकोर्ट सभी के लिए समेकित रूप से उपयोगी है। और आज हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं हिंदी के विकास क्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम कल से अगली क्लास अर्थात कल हमने दोस्तों चर्चा की थी वर्णों की, और वर्णों में दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे स्वरों की। व्यंजन और स्वर की हमने परिभाषाएं देखी, स्वर का थोड़ा बहुत हमने वर्गीकरण भी कल देख लिया था। तो दोस्तों आप जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, आप जब तक लाइव आए। मैं एक बार पुनः बिल्कुल नमस्ते शिव सिंह जी, बिल्कुल आप आ जाइए लाइव। हाँ, देखिए जैसे जो लोग आते हैं अपनी एंट्री दर्ज कराएं ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन लोग लाइव आ चुके हैं। हाँ, देखिए दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे वर्ण की, और वर्ण में हम अब तक पढ़ चुके थे दोस्तों। वर्ण में हम पढ़ चुके थे कि वर्ण की हमने परिभाषा की चर्चा की थी। वर्ण से पहले की बात हमने कर ली थी। वर्ण के बाद में हमने देखे थे दोस्तों वर्ण के दो भेदों की हमने चर्चा कल कर ली थी कि वर्ण के दो भेद होते हैं दोस्तों, स्वर और व्यंजन। अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि जो व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने यह भी देखा कि जो व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर होते हैं वो अपने श्रम के द्वारा ही उच्चारित होते हैं, अन्य किसी की सहायता नहीं लेते, इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि व्यंजनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसके बाद में हमने देखा था जो स्वर है उसका विभाजन हमने किया था कि जो स्वरों की जो संख्या है दोस्तों वो हमने देखी थी 11। और इसके बाद में स्वरों के भेद भी हमने देख लिए थे दोस्तों। स्वरों के दो भेद हमने कल किए थे, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है दोस्तों छोटा, और जबकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अर्थात ह्रस्व स्वरों की संख्या हमने देखी थी दोस्तों 4, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और जो दीर्घ स्वर हैं जिन्हें संध्याक्षर भी कहा जाता है उनकी संख्या देखी थी हमने दोस्तों 7। ऐसे हमने इन चीज़ों की चर्चा हमारी पिछली क्लास में की थी, और आज हम इससे आगे की चर्चा दोस्तों करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको अभी 2 मिनट में रिवीजन करा दिया कल तक का, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी, पंकज जी, घनश्याम और सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों हम चालू करते हैं आज का विषय। दोस्तों हम कल स्वर की चर्चा कर चुके थे, आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं किसकी दोस्तों? व्यंजन की। किसकी दोस्तों? व्यंजनों की चर्चा आज हम करने वाले हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, इनका किस तरह से विभाजन किया जाता है, इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए कल हमने जो व्यंजनों की परिभाषा के बारे में देखा था कि व्यंजन दोस्तों कैसे होते हैं? परतंत्र होते हैं। परतंत्र अर्थात ये किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं किस पर आश्रित होते हैं दोस्तों? ये स्वरों पर आश्रित होते हैं। व्यंजन हैं जो दोस्तों किस पर आश्रित होते हैं? स्वरों पर आश्रित होते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? परतंत्र कहा जाता है। मैंने आपको कल एक छोटी सी विज्ञान की परिभाषा के माध्यम से भी आपको मैंने बताया था कि जो जैसे स्वजीवी होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं वो स्वजीवी कहलाते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो वर्ण अपना उच्चारण स्वयं करते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे परजीवी अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये जो व्यंजन हैं ये अपने उच्चारण के लिए दोस्तों किस पर आश्रित रहते हैं? स्वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें परतंत्र कहा जाता है। अब हम आगे की चर्चा करने वाले हैं कि दोस्तों ये जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो व्यंजन है उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 33 होती है। तो मैंने आपको कल स्वरों की संख्या भी बता दी थी कि स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 11 होती है, जबकि संस्कृत में दोस्तों स्वरों की संख्या 13 होती है। उसमें बड़ी री और री एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए हमें तो हिंदी पढ़नी है इस क्लास में, तो हिंदी की ही याद रखनी है कि हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11, जबकि संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। हम संस्कृत को भी दोस्तों इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं रीट के लिए, तो आप लगातार इसमें जुड़े रहें, और संस्कृत की बाद में हम चर्चा करेंगे जब हमारा ये विषय पूरा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सभी को नमस्कार, आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों आप व्यंजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। व्यंजनों को हमने बांट दिया है दोस्तों कितनी संख्याओं में? 33। अर्थात व्यंजनों की संख्या हमसे पूछे तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 33 संख्या हमारे सामने आनी चाहिए। वो 33 किस तरह से होते हैं उनकी चर्चा, उनका विभाजन भी हम दोस्तों करने वाले हैं। देखिए दोस्तों व्यंजन
जानते हैं परतंत्र होते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दोस्तों व्यंजनों को 33 संख्या इनके लिए निर्धारित की गई है। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपको व्यंजन लिख के बता रहा हूँ। के, खे, गे, घे। दोस्तों हम बहुत वैज्ञानिक तरीके से इनको पढ़ने वाले हैं, व्यंजनों को नहीं, पूरी हिंदी को बिल्कुल शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए, इस तरह से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने व्यंजन 33 संख्या लिखने की प्रयास कर रहा हूँ। के, खे, गे, घे, ने, चे, छे, जे, झे, ये, के, खे, गे, घेंगे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे और णे। आगे ते, थे, दे, धे और ने। पे, फे, बे, भे और में। दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ व्यंजन की लिए 3 व्यंजन मैं आपके सामने लिख चुका हूँ और तीनों व्यंजनों में वो 3 नहीं दोस्तों मैं आपके सामने 25 व्यंजन लिख चुका हूँ। कितने व्यंजन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ? इन 25 स्पर्श व्यंजन के नाम से इन्हें दोस्तों में बहुत सारी चीज हमें उनके बारे में चर्चा आपसे करता हूँ। में 33 के सामने लिखा हुआ है, कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे कैसे किन किन चीजों को हमें इनमें से याद रखनी है, किन किन चीजों को हमें याद रखना है। तो अभी बिल्कुल असर अटक रहा है, थोड़ी समस्या आ रही है नेटवर्क की, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको बिल्कुल सही चलेगा, बिल्कुल नहीं अटकेगा, आप देखते रहें। तो ये जो 25 व्यंजन है इनमें से किन किन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, देखिए। पहले एक तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या याद रखना है, ये जो क्रम मैंने लिखा है ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले के की लाइन लिख दी, फिर टे की लिख दी, फिर चे की लिख दी, नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों हमसे क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। बिल्कुल वर्षा शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार। तो हमसे क्रम पूछा जाता है दोस्तों। तो पांचों जो पंक्ति मैंने आपके सामने लिखी हुई है ये आपको पांचों क्रम में याद होनी चाहिए। अगर क्रम आपका भंग होता है तो निश्चित रूप से आपका जो ये क्रम है ये आपका गलत हो सकता है एग्जाम में। इसलिए आप इनको कैसे याद करें दोस्तों, आपको क्या करना है, ये आगे के जो वर्ण हैं, आगे के जो वर्ण हैं 5, इन पांचों वर्णों को आपको 2-4 बार प्रयास करना है एक साथ बोलने का। कैसे बोलोगे दोस्तों? क च ट त पे, के च ट त पे। दोस्तों हमने अभी साइको की क्लास में पढ़ा है अभ्यास किस तरह से किया जाता है और अभ्यास के माध्यम से किस तरह से स्थायी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों हम जिस भी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे वो चिरस्थायी हो जाएगा। तो हमें भी यहाँ पर भी अभ्यास करना है और इन वर्णों को सीखने का प्रयास करना है। कैसे? देखिए, तो हमें इनको बोलना है के चे टे ते पे, के चे टे ते पे। अर्थात पहले नंबर पर दोस्तों ये जो वर्ग आएगा दोस्तों कौन सा आएगा? क वर्ग। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों वर्ग आएगा वो कौन सा आएगा? चे वर्ग। तीसरे नंबर पर जो दोस्तों वर्ग आने वाला है वो कौन सा है? टे वर्ग। इसके बाद में दोस्तों कौन सा वर्ग आने वाला है? त वर्ग। और इसके बाद में दोस्तों प वर्ग की चर्चा हम अंत में करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। देखिए मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने यहाँ से पहले वर्ण को यहाँ लगा दिया है, यहाँ से भी पहले वर्ण को यहाँ, यहाँ से भी यहाँ, यहाँ से भी यहाँ, यहाँ। अंत में मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने दोस्तों केवल वर्ग लिखा है पीछे। क्या लिखा है? वर्ग। अर्थात ये जो क्रम है मैंने इसको इधर भी लिख दिया है, आगे पीछे इसके लगा दिया है वर्ग। दोस्तों वर्ग का मतलब होता है वर्ग 5 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं? 5। देख लिया आप, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। अर्थात यहाँ से सबसे पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है कि क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपसे डायरेक्ट वो इतने सारे वर्णों को नहीं लिखेगा, वो आपको डायरेक्ट क्या लिखेगा? क वर्ग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम इससे आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो उसमें दोस्तों आपको मैं बार बार ये पूरी लाइन नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा डायरेक्ट आपको क वर्ग च वर्ग। दोस्तों जब हम इससे अगला जो विषय संधि पढ़ेंगे तो वहाँ ये बहुत बहुउपयोगी होने वाला है, इसलिए दोस्तों इसको पहले पढ़ा जाता है। अगर ये हमें समझ में नहीं आया, लगता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने इसको पहले पढ़ लिया है उन्हें सामान्यतः ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसे आप
इजी वे में नहीं लें। अगर ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो गई तो आप संधियों को चुटकियों में करोगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन वर्णों को पहचानने के लिए आपको ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा कि तीसरे के स्थान पर चौथा हो जाता है, पहले के स्थान पर तीसरा हो जाता है, तीसरे के स्थान पर पहला हो जाता है, वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, ऐसे दोस्तों मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? इनके क्रम याद रखने हैं। जितनी बार इनको आप बोलोगे तो आपको याद होगा। जैसे ये पंचम वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण और ये प्रथम वर्ण है। तो आपको ऐसे बोलना है क च ट त पे ख छ ठ त पे ग ज ड द व घ ज ड द व और यम गणनम, ये आपको बोलना है। तो इस तरह से आपको 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद होगा। संधि आपकी इजी वे में दोस्तों इस तरह से अपन अध्ययन करेंगे संधि का कि आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्लास में सारे संधियों के नियम याद कराने के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको वर्ण को समझने के लिए लगातार इस चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी। देखिए बिल्कुल अब शिव सिंह राजपूत जी आपका वीडियो नहीं अटक रहा है, अब आपका वीडियो सही चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो बिल्कुल कमेंट्स करके आप मुझे बताएं। देखिए कवर का मतलब होता है दोस्तों क ख ग घ अंगे। चवर का मतलब होता है चे छे जे झे ञे। अब भी अटक रहा है क्या? टावर का टे ठे डे ढेणे। दोस्तों आपका शायद नेटवर्क वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ बिल्कुल ये सही चल रहा है वीडियो। शायद थोड़ी देर में आपका सही हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। टावर टे ठे डे ढेणे। और अगला तवर के अंतर्गत आते हैं ते थे दे धे ने। पवर्ग पे फे बे भे में। दोस्तों ये हमें याद रखना है के वर्ग चे वर्ग टे वर्ग ते वर्ग पे वर्ग, अर्थात वर्गों की अगर हमसे संख्या पूछे तो दोस्तों वर्गों की संख्या हमें कितनी बतानी है? 5। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? तो दोस्तों वर्गों की संख्या 5 आपके सामने है। 1 2 3 4 5 वर्गों से प्रश्न आए और की संख्या से प्रश्न आए तो दोस्तों कितने करने हैं? 5। और ये पूछ लिया है जाएगी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो अभी उसका आंसर दोस्तों कितना है? 5। क्योंकि मान लीजिए यही पूछ लिया के वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 होते हैं। के खे गे घेणे कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। यहाँ से आगे हम चर्चा करें, यहाँ से अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि इनमें से और क्या चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको प्राय क्या याद रखना है कि मान लो आपको ना तो ये लाइन मिले ना आपको ये के वर्ग मिले, तो दोस्तों आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। आपको क्या मिल सकता है? यहाँ पर कु मिल सकता है। क्या मिल सकता है दोस्तों? कु। इस चेवर के स्थान पर दोस्तों आपको मिल सकता है चू। इस टेवर के स्थान पर दोस्तों आपको मिल सकता है तू। इस टू मिल सकता है और इस तेवर के स्थान में मिल सकता है आपको दोस्तों तू, और इसका मतलब मिल सकता है आपको पू। अर्थात ये क्या है, इनके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, या तो हम पूरे इन 5 वर्णों को बोलें या फिर केवल एक शब्द में बोल दें के वर्ग। अगर हम इसको भी नहीं बोलें तो केवल एक वर्ण बोलें, क्या? कु। अर्थात कु का मतलब दोस्तों क्या होता है? के वर्ग। कु का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा ये के वर्ग। चू का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? पूरा चे वर्ग। टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा ट वर्ग। और तू का मतलब पूरा तय वर्ग। दोस्तों ये कैसे बना है इसकी चर्चा मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण में छोटे उ की मात्रा लग जाए, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा लग जाए दोस्तों? छोटे उ की मात्रा लग जाए, तो दोस्तों वहाँ उसको उदित वर्ण कहा जाता है। दोस्तों कौन से वर्ण कहा जाता है इनको? उदित वर्ण। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपसे एग्जाम में दोस्तों क्या पूछा जाएगा कि उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है। नई चीज बता रहा हूं दोस्तों आपको। उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों उदित वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 5। उदित वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो आपको सामने लिखा हुआ है कु चू टू तू पू, ये 5 उदित वर्ण होते हैं। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, इन वर्णों के अलावा अन्य किसी में भी अगर छोटे उ की मात्रा लग जाए तो वह उदित वर्ण नहीं होंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन वर्णों के अलावा किसी में भी छोटे उ की मात्रा लग जाए तो उदित वर्ण नहीं होंगे। जैसे प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में दोस्तों, बताता हूँ आपको कि निम्न में से उदित वर्ण नहीं है। प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। प्रश्न क्या है देखते रहिए बोर्ड पर। निम्न में से उदित वर्ण नहीं है, उदित वर्ण नहीं है। आपके सामने मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूँ। पहला ऑप्शंस कु, दूसरा ऑप्शंस नु, तीसरा ऑप्शंस
2 और चौथा ऑप्शन 2। तो जल्दी से दोस्तों आप प्रश्न पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए और जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से उदित वर्ण नहीं है। निम्न में से क्या नहीं है? उदित वर्ण नहीं है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप जल्दी से मुझे आंसर करके बताएं कि निम्न में से उदित वर्ण कौन सा नहीं है इनमें से। जल्दी से दोस्तों जो लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से बताएं उदित वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है। पंकज गुप्ता जी ने बताया है 2, और भी बताने का प्रयास करें जो देख रहे हैं। प्रयास करें दोस्तों, प्रयास करने से हमें कुछ हानि नहीं होने वाली है, हमको कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए जल्दी से आप बताएं कि प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया है कि निम्न में से उदित वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों रीनाज खानम भी बता रही है 2। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। कारण इसका क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपसे कह चुका हूँ कि इनमें से ये जो वर्ण है 5, इनमें अगर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो ही दोस्तों क्या होगा, उदित होगा। अगर इनमें किसी में भी छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो दोस्तों वो कौन सा वर्ण नहीं होगा, उदित वर्ण नहीं होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखने वाला प्रश्न है। इसलिए दोस्तों इनमें से देखो ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है, तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यू। हम प्राय क्या करते हैं, प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते, नहीं को हम देखते ही नहीं है और हमें तो क्या देखता है, बस उदित वर्ण देखता है। पहला ये ऑप्शन आपको कु मिलेगा और आप इसे देखते ही नीचे के ऑप्शन पढ़ोगे नहीं और इसे क्लिक कर दोगे और बढ़िया हंसते हुए क्लास से बाहर आओगे, एग्जाम से बाहर, कि मेरा प्रश्न ये सही हो गया। जब बाहर जाकर पता चलेगा औरों से बात करोगे तो माथा पकड़ कर बैठ जाओगे, क्योंकि आपका प्रश्न कैसा हो गया है दोस्तों, ये गलत। इसलिए प्रश्न को सावधानी से पढ़ें, उससे ज्यादा सावधानी उसके जो ऑप्शंस हैं उनको सावधानी से पढ़ना हमारा कर्तव्य है, तभी जाकर हम सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी ने भी सही बताया है 2। तो लगातार आप देखते रहिए, आपसे ऐसे ही प्रश्न मैं लगातार पूछता रहूंगा और जो आपके कंसेप्ट है वो साथ के साथ में क्लियर। अब देखो दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ ली हैं, 25 की चर्चा की है अभी हमने, इनमें चर्चा अभी और बाकी है। 8 व्यंजनों की चर्चा बाद में करेंगे, पहले इनमें से हम प्रश्न बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न बन के आ चुके हैं। वर्गों की संख्या 5, उदितों की संख्या 5। उदित किसे कहते हैं, अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण में अगर ऊ की मात्रा लग जाती है तो वर्ण कौन सा कहलाता है, उदित वर्ण कहलाता है। देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि ये स्पर्श, ये 25 हो गए दोस्तों, 5, 10, 15, 20 और 25। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्या प्रश्न बनता है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, आपके सामने लिखी हुई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 25 होती है। अब दोस्तों जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं और उस प्रश्न को आप बड़ी सावधानी से उत्तर दीजिएगा कि मैं आपसे दोबारा प्रश्न कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 25। अब मेरा प्रश्न है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। पहला ऑप्शन से 25, दूसरा ऑप्शन से 5, तीसरा ऑप्शन से दोस्तों 16 और चौथा ऑप्शन से दोस्तों 15। जल्दी से आप आंसर दीजिए, आपके सामने प्रश्न मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, जल्दी से आप प्रश्न का आंसर दीजिए। आरोही अग्रवाल बता रही है 25 और बताने का प्रयास करें। प्रश्न मेरा सुन लीजिएगा, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछ रहा हूं मैं। ऑप्शन हमारा पहला है 25, दूसरा ऑप्शन से 5, तीसरा ऑप्शन से 16, चौथा ऑप्शन से 15। जल्दी से प्रयास करें बताने का, और भी लोग बताने का प्रयास करें जो देख रहे हैं, जल्दी बताएं ताकि आगे चल सके हम जल्दी से। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है, जल्दी बताएं। पंकज गुप्ता जी बता रहे हैं 4, और बताएं, सोच समझकर आंसर दीजिएगा और बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी बताएं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों को गलत करके आते हैं। आरोही अग्रवाल 5 बता रही है, और बताएं, और भी लोग देख रहे हैं तो वो भी बताएं, चाहे कैसा भी आंसर बताएं। घनश्याम पंचाल जी बता रहे हैं 16, और बताएं। वेरी गुड, जो घनश्याम पंचाल जी ने बताया है 16 आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर 16 है, इसका आंसर 16 है। थोड़ा सा आपको आश्चर्य जरूर होगा कि सर ने नीचे बता रखा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25, लेकिन सर ने ऊपर भी प्रश्न यही पूछा है, इसका आंसर 16 कैसे आ गया। तो दोस्तों ये इस क्लास की खासियत है, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेगी, आप लगातार इसीलिए यहाँ से जुड़िएगा। देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, शिव सिंह राजपूत जी 25 बिल्कुल आप भी गलत बता रहे हैं। अब तक आंसर केवल घनश्याम पंचाल जी का सही आया है 16। देखिए
जब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। जब आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो दोस्तों आपको क्या आंसर देना है? 25। क्या आंसर देना है दोस्तों? आपको 25। और जब आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, तो आपको आंसर देना है दोस्तों 16। क्या आंसर देना है आपको दोस्तों? 16। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों, हमें बताएं। तो देखिए आप समझिए इसको कि ये स्थिति क्या है दोस्तों। जब स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे जाए तो ये सारे के सारे वर्ण इसमें समाहित हो जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कैसे लेकर और दोस्तों कहाँ तक, मैं तक सारे वर्ण समाहित हो जाते हैं। लेकिन जब स्पर्श वर्णों की चर्चा की जाए तो दोस्तों ये जो 5 वर्ण हैं, अंतिम 5, कौन से अंतिम 5 वर्ण, ये यहाँ शामिल नहीं होते, ये यहाँ पर शामिल दोस्तों नहीं होते। कारण भी इसका मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए। अब प्रत्येक वर्ण में से 4-4 लेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये ऑप्शन 16। जल्दी बताएं। इनमें से देखिए आपको कितने वर्ण छोड़ने हैं? ये 5 वर्ण छोड़ देने हैं। अब 5 वर्ण छोड़ दिए तो आपके कितने बच गए दोस्तों? 4 चौकू, ये 4 पंजे 20 वर्ण बच गए दोस्तों। आपके कितने वर्ण बच गए? 20 वर्ण आपके बच गए। लेकिन फिर भी इसमें 20 ऑप्शंस आपको कहीं नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, अब इनमें जब हम विभाजन करेंगे, इनमें जब हम आगे विभाजन करेंगे तो और स्थितियां हमारे सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि एक एक वर्ण को कहीं पर किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, कहीं पर किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तो वहां पर इनकी संख्या और 5 घट जाएगी। तो इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं आगे, जब इसका और विश्लेषित रूप से विभाजन करेंगे इसी टॉपिक में। इसके बाद में और विश्लेषित रूप से विभाजन करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वर्णों का जो उच्चारण वो अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको अभी यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये जो 16 है इसको आपको आंसर बनाना है। कारण क्या है? क्योंकि स्पर्श व्यंजनों में सभी आते हैं जबकि स्पर्शी व्यंजनों में सभी नहीं आते। जो डायरेक्ट स्पर्शी व्यंजनों में बता दो, जो डायरेक्ट हमारे जो मुख के उच्चारण स्थान है, डायरेक्ट हमारे मुख के जो उच्चारण स्थान है उनसे जो स्पर्श होते हैं उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 16। इनमें से जो डायरेक्ट हमारे जो मुख के अवयव हैं जैसे कंठ, तालु, जिह्वा आदि हैं, उनसे जब डायरेक्ट हमारी जो वायु अंदर से निकलती है और डायरेक्ट उन अंगों से स्पर्श करती है, तो ऐसे जो वर्ण हैं केवल कितने हैं दोस्तों? 16 हैं। कितने हैं? 16 हैं। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब मैं आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो 2 बार किसी अंग से लग जाते हैं तो उनको 2 बार बोला जाता है, वहाँ पर 2 उच्चारण स्थानों से बोला जाता है। तो उन चीज़ों को वहाँ से हम घटा देंगे तो उनकी संख्या दोस्तों कितनी रह जानी है? 16 रह जानी है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ तक की स्थिति क्लियर? अगर स्पर्श आए तो 25, स्पर्शी आए तो 16। आगे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए ये मैं आपको साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों हमें शब्दों पर गौर करना है। देखिए दोस्तों यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमें चर्चा करनी है किसकी? इसको मैं पूरे को साफ कर दूं। ये 25 व्यंजन हमारे हो चुके हैं और इसका नाम हम दे चुके हैं स्पर्श। ये भी बता दो दोस्तों स्पर्श इनको नाम क्यों दिया गया? एक चीज यहाँ और देख लो, स्पर्श इनको नाम क्यों दिया गया? तो इनको स्पर्श इसलिए नाम दिया गया दोस्तों कि ये जो 25 वर्ण हैं, ये जो 25 वर्ण है हमारे सामने, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो वायु बाहर निकलती है, वायु हमारे कहाँ से निकलती है? फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है। जो वायु बाहर निकलती है तो हमारे मुख के जो अंग हैं, मुख के जो अवयव है, मुख के अवयव अंगों से मतलब जैसे कंठ है हमारा, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, तो यहाँ से जब वायु बाहर निकलती है तो वायु बाहर निकलते समय हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, जिस अंग को टच करती है, जिस अंग को स्पर्श करती है, जिस अंग को क्या करती है दोस्तों? स्पर्श करती है, उस अंग विशेष को ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जिस अंग पर जिह्वा हमारी वायु के साथ स्पर्श करती है तब उस वर्ण का उच्चारण होता है। इसलिए दोस्तों इन वर्णों को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। समझने का यहाँ से आप प्रयास करना कि जब हमारे मुख के विभिन्न अवयव आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं तो ध्वनि निकलती है। तो दोस्तों वो जो ध्वनि निकलती है वो किन वर्णों की निकलती है? इन वर्णों की निकलती है। देखिए जैसे मैं इस चौक को इस बोर्ड पर टच करूं तो ध्वनि निकलती है। मैं अगर
इस चौक को दीवार पर टच करूँ तो अलग ध्वनि निकलती है, यहाँ पर टच करूँ तो अलग ध्वनि निकलती है। मैं इस हाथ को मेरे गाल पर टच करूँ तो अलग ध्वनि निकलेगी। अगर मैं इस हाथ को यूँ करके मेरे पीठ पर ध्वनि टच करूँ तो अलग ध्वनि निकलेगी। अगर मैं सिर पर करूँ तो अलग ध्वनि निकलेगी। हाथ एक ही है दोस्तों, अर्थात वायु एक ही है, लेकिन जब वो निकलती है और अलग अलग अंगों स्पर्श करती है तो प्रत्येक वर्ण का जो उच्चारण है वो अलग अलग तरीके से होता है दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को केवल इतना समझें कि स्पर्श क्या है, अर्थात मुख के अवयव जब आपस में स्पर्श करते हैं वायु से तो उनसे उच्चारण होते हैं इन शब्दों को, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्श वर्ण कहते हैं। हम विस्तृत रूप से दोस्तों चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, उसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से और बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। कभी आपके ये प्रश्न नहीं गलत होने वाले हैं कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। कि मान लो प्रश्न एग्जाम में आपने प्राय देखेंगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछ जाते हैं कि के वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, चे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, डे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों हम इसको बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषित रूप से पढ़ेंगे, आपका कोई प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होने देने वाले हैं। तो आप लगातार क्लास देखते रहें। यहाँ तक की स्थिति सबके समझ में आ चुकी है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट्स करें, यहाँ तक की स्थिति जल्दी समझ में आ चुकी है कि सबके? आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आरोही अग्रवाल बता रही है कि किसी न किसी अंग से इस शेर से सारे से बोले जाते हैं, बिल्कुल सही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। अब हम 25 की तो बात कर चुके हैं दोस्तों। अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। 25 की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम चर्चा हमारे कितने 33 में से 25 गए तो कितने बच गए दोस्तों? 8 वर्ण और हमारे बच रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए लिख देता हूं मैं आपको, 25 तो कितने हो गए हमारे, ये हो गए स्पर्श। अब हम देखिए 4 वर्ण दोस्तों हमारे होते हैं अंतस्थ वर्ण। 4 वर्ण दोस्तों कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण हमारे 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण तो क्या होते हैं? अंतस्थ। और दोस्तों 4 ही वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? हमारे ऊष्म। 4 वर्ण कौन से होते हैं? ऊष्म वर्ण। अब देखिए अगर हम टोटल करें तो 33 जाता है। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 2 और 1 यहाँ से लगी 33, अर्थात 33 व्यंजन हमारे सामने लिख कर आ चुके हैं। इनको हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है हमने 25 स्पर्श के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं किसको? अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म में क्या है, इनकी चर्चा देखिए अंतस्थ का मतलब ही क्या है? अंदर से। अंतस्थ का मतलब क्या है? अंदर से, अर्थात ऐसे वर्ण जो कहाँ से निकलते हैं? अंदर से। सारे वर्ण ही अंदर से निकलते हैं। ऐसा कोई वर्ण है जो बाहर से निकलता है कि हमारा कोई वर्ण सिर से निकल रहा है, कोई हाथ से निकल रहा है, कोई पेट से निकल रहा है, ऐसा थोड़ी है। सारे अंग अंदर से, सारे जो वर्ण है वो कहाँ से निकल रहे हैं? अंदर से निकल रहे हैं। लेकिन इनका नाम ही अंतस्थ क्यों रखा? तो देखिए दोस्तों इनका नाम अंतस्थ इसलिए रखा, पहले तो मैं आपको इनकी संख्या बता देता हूँ। इनकी संख्या मैं आपको बता देता हूँ 4, और जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये रे ले वे। आपको दोस्तों इनको भी इसी क्रम में याद रखना है, इनको भी इसी क्रम में याद रखना है। क्या क्रम है? ये रे ले वे, ये आपको क्रम निश्चित रूप से याद रखना है। अब देखिए दोस्तों ये जो वर्ण है 4 आपके सामने लिखे हुए हैं, ये अंतस्थ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण दोस्तों हम करते हैं तो वायु बिल्कुल फेफड़ों से बाहर निकलती है और बड़ी आसानी से हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। अर्थात वायु बिल्कुल फेफड़ों के अंदर से निकलती है और आसानी से बाहर निकल जाती है। स्पर्श तो करती है अंगों को लेकिन बहुत कम स्पर्श करती है, इसलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण ने कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद में कौन से वर्ण है? ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण है दोस्तों? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण में हम चर्चा करने वाले हैं कि इन्हें ऊष्म क्यों कहा जाता है दोस्तों। देखिए ऊष्म का अर्थ होता है दोस्तों क्या? गर्म। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका जब उच्चारण करते हैं तो गर्म वायु बाहर निकलती है। ऐसे वर्ण जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु कैसी बाहर निकलती है? गर्म वायु बाहर निकलती है। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हो, 4 वर्ण आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, शे, से और है। ये 4 वर्ण मैंने आपके सामने लिखे हैं दोस्तों। चारों वर्णों को आप बोलकर देखिए। चारों वर्णों के बोलने पर हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलेगी। आपको विश्वास नहीं हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखें। अपना हाथ यहाँ पर लगाएं, अपने मुख के समीप पास में लगाएं और इन वर्णों को उच्चारण करके देखें। श है 2-4 बार उच्चारण करके देखें। आपका हाथ है जो आपकी हथेली है वो गर्म हो जाएगा दोस्तों।
देखिए करके देख लीजिए भली से आप। इनका उच्चारण शे है। उच्चारण करने पर जो हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है दोस्तों, वो गर्म वायु बाहर निकलती है। प्राय सभी वर्णों का उच्चारण करने पर गर्म वायु बाहर निकलती है, लेकिन ये जो 4 वर्ण हैं ये विशेष संघर्ष, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आपस में जो अंग है उनमें संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है तो सभी को क्रोध आता है। क्रोध आने पर सिर कैसा हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। तो वो स्थिति को समझकर आप इन्हें याद कर लीजिए कि ये 4 जो वर्ण हैं ये कैसे वर्ण हैं दोस्तों। उस वर्ण है, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो कैसी वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दोनों के ही क्रम याद रखने हैं। इसका क्रम हमें निश्चित रूप से याद रखना है, ये रे ले वे। क्या याद रखना है, ये रे ले वे। कभी कभार इनको हम उल्टा बोल देते हैं, ये वे रे ले बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, ये वे रे ले। लेकिन आपको याद क्या रखना है दोस्तों, ये रे ले वे। क्यों याद रखना है, क्योंकि दोस्तों हम एक और विशेष में पढ़ेंगे आगे, संस्कृत में दोस्तों ये जो क्रम होता है उल्टा होता है। संस्कृत में तो क्या होता है, ये वे रे ले, जबकि हिंदी में दोस्तों क्या होता है, ये रे ले वे। काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ से इनके क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से अंतस्थ वर्णों का सही क्रम कौन सा है। निम्न में से अंतस्थ वर्णों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्रम विशेष रूप से याद रखना है। ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको ये उल्टे सीधे ऑप्शंस मिलेंगे, जो ऑप्शंस वर्ण यही मिलेंगे लेकिन उल्टे सीधे क्रम मिलेगा आपको। लेकिन जिसमें आपको ये वाला क्रम मिल जाए, ये रे ले वे, तो वही आपका सही आंसर होगा, शुद्ध अंतस्थ वर्णों का क्रम होगा। ऐसे ये दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर भी काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि उस वर्णों का सही क्रम क्या है या उस वर्ण कौन से हैं। तो आपको क्रम यहाँ पर उल्टे सीधे मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कैसा क्रम। ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, ये आपका सही क्रम है। इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों कि ये जो शे है, इन तीनों शेयों में चक्कर पड़ता है सर कि ये सर पहले, ये वाला शे पहले आता है कि ये आता है कि ये आता है। तो दोस्तों ये वाला शे पहले आएगा, ये बीच में आएगा और ये बाद में आएगा। इन तीनों शेयों का क्रम विशेष रूप से याद रखना है, ये तीनों से ही पूछे जाते हैं। अब इनको मैं याद करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। देखिए ये वाला शे है ना, इसका बीच में से पेट चल रहा है। ये वाला जो शे है इसका बीच में से क्या चल रहा है दोस्तों, पेट चल रहा है। तो इसको बीच में रख देना। इसको क्या रखना है, आपको बीच में रखना है। तीनों सेवों के किस में रखना है, बीच में रख देना है। तो ये तो हो गया बीच का। अब अगल बगल का आप ध्यान रखना है। ये शे है, पहले आता है शे सलगम वाला, और ये जो शे सलेट वाला है, अर्थात ये तो कहलाता है दोस्तों तालव्य सकार, और ये कहलाता है दोस्तों कौन सकार, दंती सकार। अर्थात इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, दांतों से होता है। तो दोस्तों ये हमने अभी सामान्य रूप से पढ़े हैं कितने क्रम, 33 हमने व्यंजनों का विभाजन किया। जैसे हमने स्वरों का विभाजन कर लिया था 11 स्वरों को 2 भागों में बांटकर ह्रस्व और दीर्घ, ऐसे दोस्तों हमने यहाँ पर विभाजन कर लिया है 33 स्वरों का। कितने स्वरों का, 33 स्वरों का विभाजन कर लिया गया है, जिसमें 25 हमारे स्पर्श हो गए, 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 के हो गए दोस्तों ऊष्म वर्ण हो चुके हैं। ये 33 की संख्या आपके सामने आ चुकी है। अब हम आगे चल सकते हैं। आप जल्दी से बताइए कि यहाँ तक का कोई किसी को समस्या है तो बोलिए, ताकि हम आगे की चर्चा कर सकें। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी ने कह दिया है। तो दोस्तों कभी कभार क्या है, एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, इनका कभी कभार नाम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, वर्गीय व्यंजन मिल जाए या स्पर्श मिल जाए, एक ही बात है। या तो आपको स्पर्श मिलेगा या फिर वर्गीय मिलेगा। वर्गीय क्यों कहते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें 5 वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। इसके आधार पर इसे वर्गीय व्यंजन में दोस्तों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने आपको स्पर्श की चर्चा की है, तो स्पर्श व्यंजन जो किन किन उच्चारण स्थानों से इनकी उत्पत्ति होती है उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन, या फिर मैं आपको एक साथ दोनों का बता देता हूँ हमला। ये देखिए इस तरह से आप पढ़ें, एक साथ पढ़ लें ताकि आपको ज़्यादा समझने में। मैं आपको टॉपिक डालता हूँ दोस्तों, एक अगला टॉपिक उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों की हम चर्चा करने वाले हैं। उच्चारण स्थान थोड़ा दोस्तों बड़ा टॉपिक है, तो इसे थोड़ा इसमें समय चाहिए। तो इस टॉपिक को अपन शायद कल चालू करें, क्योंकि आज ही टॉपिक हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। कल हम केवल उच्चारण स्थान की बात करेंगे। अभी हम और बात कर लेते हैं बीच में किसकी,
जो इसमें से और जो प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए आरव अग्रवाल 4-5 कहाँ है, क्लियर करके बताएं। 4-5 क्या पूछना चाह रहे हो आप मेरे से? देखिए हम अभी हमने पढ़ा था 25 हमने स्पर्श वर्ण पढ़े हैं दोस्तों, स्पर्श वर्ण हमने 25 पढ़ लिए, ठीक है। 4 हमने दोस्तों क्या पढ़ लिए, अंतस्थ पढ़ लिए, और 4 हमने दोस्तों क्या पढ़ लिए, ऊष्म पढ़ लिए। ये दोस्तों 33 हो गए। और 11 दोस्तों हमने क्या पढ़े हैं, 11 हमने दोस्तों स्वर पढ़ लिए हैं कल। ऐसे ये जो संख्या आ चुकी है दोस्तों हमारे सामने, 44 संख्या हमारे सामने आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, साइंस वालों के भी हिंदी आएगी, साइंस वालों के भी हिंदी आएगी, सभी के कंपलसरी है हिंदी। और सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत लेना चाहता है उसको संस्कृत मिलती है, और जो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लेना चाहता है उसको इंग्लिश मिल जाती है। लेकिन प्राय 90% लोग संस्कृत का चुनाव करते हैं। कारण उसका क्या है कि संस्कृत में जो अंक आते हैं वो अच्छे अंक आते हैं, क्योंकि जैसे मैथ है ऐसे ही संस्कृत है। संस्कृत में नंबर कटने की संभावना कम होती है क्योंकि उसका एक ही सटीक आंसर होता है। इसलिए साइंस वाले भी हैं वो इंग्लिश को छोड़कर दोस्तों किसको लेना पसंद करते हैं, संस्कृत को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि संस्कृत में नंबर जो हमारी जो स्कोरिंग है वो अच्छी होती है। तो संस्कृत का तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस चैनल में हम संस्कृत भी बहुत अच्छी तरीके से, उदाहरण तक की हमारी क्लास की गारंटी होगी, उदाहरण भी हमारी क्लास से आने वाले हैं संस्कृत के, तो आप लगातार जुड़े रहें। तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं 44 वर्णों की, लेकिन अभी आपको देखा होगा वर्णमाला में अभी कुछ और चीज़ों की और ज़रूरत है। जैसे कुछ वर्णों की हमारी यहाँ चर्चा नहीं हुई है। देखिए जैसे मैं कहूँ ये वाला वर्ण अभी कहीं पर नहीं आया है, ये वाला वर्ण अभी कहीं नहीं आया है, ये वाला वर्ण अभी कहीं नहीं आया है, आया है क्या? ये वाला वर्ण अभी कहीं नहीं आया है। तो ये 4 वर्ण क्या है, इनका जो इनमें मिलाया नहीं है कहीं भी, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे कैसे बने हैं। तो देखिए दोस्तों इनकी चर्चा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है इन वर्णों से कि इन वर्णों का जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो किस तरह से हुई है। तो देखिए दोस्तों इन वर्णों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन वर्णों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन वर्णों को दोस्तों संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा हम बोर्ड पर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों संयुक्ताक्षर अर्थात संयुक्त अक्षर अर्थात अक्षरों का क्या है यहाँ पर संयोग है, अक्षरों का क्या है यहाँ पर संयोग है। अर्थात ये आपको दिखने में एक लग रहा है लेकिन यहाँ एक नहीं है दोस्तों, कितने हैं? 2 हैं। अर्थात जब 6 की बात हो तो दोस्तों ये 6 जो बनता है हमारे कैसे और से, इसका निर्माण दोस्तों किससे होता है? कैसे और से मिलकर दोस्तों किसका निर्माण होता है? 6 का। इसको दोस्तों अपन 6 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 6। इसका शुद्ध उच्चारण होता है दोस्तों क्या? 6। अब अगला जो हमारा वर्ण है त्रे में दोस्तों त्रे का जो उच्चारण होता है दोस्तों आप सभी जानते हैं किससे होता है? ते से और रे से। किससे होता है दोस्तों? ते से और रे से मिलकर दोस्तों क्या बना है? त्रे। कैसे और से मिलकर क्या बना है दोस्तों? 6। आगे देखिए ये जो गे है, ये गे, इसका जो उच्चारण होता है काफ़ी बार सब इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों एक तो ये है और एक ये है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न हमारा ये वाला है, गे वाला, और इससे कम बार ये। इनसे प्राय कम पूछा जाता है, इन दोनों से प्राय प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन दोनों को आप ज़्यादा मोस्ट अपने कॉपी में लगा सकते हैं। तो गे में देखिए दोस्तों गे कैसे बनता है? गे बनता है जैसे और ये से, जैसे और ये से। देखिए ये जो गे है दोस्तों आपने सुबह सुबह बाबा रामदेव को कभी प्रवचन करते हुए देखा होगा, बोलते हुए देखा होगा। तो दोस्तों विज्ञान कभी नहीं बोलते, वो बोलते हैं विज्ञान। ज्ञान कभी नहीं बोलते, बोलते हैं ज्ञान। देखिए दोस्तों ये जो गे है इसको जो अपन उच्चारण करते हैं, इसका जो अशुद्ध उच्चारण अपन करते हैं गे, इसे गे नहीं बोला जाता दोस्तों, इसे बोला जाता है गे। इसे बोला जाता है जे। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे जे। क्या बोला जाता है? जे। दोस्तों इन दोनों के संयोग से मिलकर, इन दोनों के
संयोग से मिलकर दोस्तों किसका निर्माण हुआ है, ज्ञ का, ज्ञ ज्ञानी वाले का, जैसे उच्चारण में करते हैं हम ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं इसको। आगे हम चर्चा करने वाले हैं श्रेय की, और श्रेय तो आसानी से हम समझ सकते हैं। श्रेय में दोस्तों एक तो शय है और कौन सा है दोस्तों, रे। दोस्तों यहाँ पर भी हमसे गलती हो जाती है, श्रेय पूछा जाता है और यहाँ पर तीनों से हमारे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि तीनों से में से कौन सा से आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, तीनों से में से जो पहला से अभी मैंने बताया आपको, पहले नंबर का से यहाँ पर आता है, तो से और रे के संयोग से मिलकर के बनता है दोस्तों श्रेय। अब देखिए दोस्तों एक बार पुनः बता देता हूँ, के और से के संयोग से छे, ते और रे के संयोग से त्रे, जे और ये के संयोग से गे, और श्रेय किससे बनता है, से और रे से। आपको विशेष रूप से यहाँ पर क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सभी इनको जानते हैं लेकिन गलती हमसे करवाता है एग्जामिनर, किस तरह से उसकी चीज में आपको बताता हूँ। देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, वो प्रश्न आपसे पूछेगा क्या कि प्रश्न दोस्तों आपसे पूछेगा क्या कि 6 का निर्माण होता है, 6 का निर्माण होता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों। पहला ऑप्शन से हमारे सामने के और शे, दूसरा ऑप्शन से दोस्तों हमारे सामने के और शे, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों के और से, और चौथा ऑप्शन आपके सामने मैं दे रहा हूं के और शे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और साधारण सा प्रश्न मैं आपके सामने लिख चुका हूं। प्रश्न ये रहा आपका, 6 का निर्माण होता है। साधारण सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, जल्दी से आप इसका आंसर दें। रीनाज खानम आंसर दे रही है पहले नंबर का, रीनाज खानम ने आंसर दिया है पहला नंबर, और जल्दी से सोचकर आंसर दें कि इसका जो प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो सकता है इसमें से। दोस्तों सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन जब मैं आपको इसको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे हिंदी कैसे बिंदी लगाती है। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास करके उत्तर दीजिएगा। आरोही अग्रवाल बता रही है 2, आरोही अग्रवाल ने बताया है 2, हरिप्रसाद शर्मा जी बता रहे हैं 1, घनश्याम पांचाल जी बता रहे हैं 1, घनश्याम पांचाल जी ने 2 बताया है, शिव सिंह राजपूत जी ने बताया 1 और पूजा पंकज गुप्ता जी ने बताया 3। देखिए दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ चौथे ऑप्शन से लेकर। देखिए चलो पहले से कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, के और शे। हमारा जो ये चीज़ है देखिए 6 के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये सबको दिखना चाहिए। 6 के नीचे हलंत लगा हुआ है, यहाँ से हमारा प्रश्न गलत होने की संभावना है अगर हम इस पर गौर नहीं करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका क्या है, के और शे। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। कारण उसका क्या है, क्योंकि शे कैसा है, पूरा है, जबकि यहाँ पर ये कैसा है, आधा। तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो गया दोस्तों, गलत हो गया। दूसरा रीनाज खानम दे रही है 2। आगे दूसरा देखिए बे ऑप्शंस, बे में हमारा क्या है, ये भी हलंत है और ये भी हलंत है। तो यहाँ पर ये भी कैसा है, हलंत है, अर्थात दोनों वर्ण कैसे आने चाहिए। तो दूसरा आंसर हमारा कैसा हो गया दोस्तों, सही। ये हमारा वैसे ही गलत है क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, ये पूरे, ये भी गलत है। तीसरा, चौथा गलत क्यों है, क्योंकि चौथे में ये कैसा हो गया दोस्तों, पूरा। तो ये भी कैसा हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तो हमारा आंसर दोस्तों कौन सा सही है, दूसरा। बात समझ में आई कि नहीं आई हमें? हाँ, हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, वो यहाँ से हमें घुमा देता है हलंत लगाकर। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर हलंत लगा हुआ मिल जाता है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ये वाला। अगर आपको यहाँ पर हलंत नहीं मिलता है, डायरेक्ट ये वाला 6 पूछ लिया जाता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ये वाला। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हुए भी गलती कर जाते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि के और शे से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है और उसमें हम घूम जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हलंत का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और सही उत्तर का चयन करना है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? यहाँ तक समझ में आ चुका है? तो जिन्होंने सही बताया, रीनाज खानम ने भी बिल्कुल सही बताया है 2। आगे चल सकते हैं क्या मित्रों? जिन्होंने आंसर का चयन अब सही कर लेना, जिन्होंने गलत किया है।
आगे चल सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही आश्चर्य होता है पंकज जी जब क्वेश्चनों का आंसर हमें गलत होते हैं आते हुए। देखिए एक प्रश्न, अब इसमें से सभी प्रश्नों को हम समझ सकते हैं कि इनमें से किस तरह से प्रश्न आते हैं। दोस्तों अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत इनमें भी आई होगी। देखिए एक हमारी के वाली लाइन में दोस्तों अंतिम वर्ण कौन सा आता है? ये आता है। टे वाली लाइन में ये, चे वाली लाइन में ये आता है, और टे वाली लाइन में दोस्तों ये आता है, और ते वाली लाइन में, वो पे वाली लाइन में मैं आता है, और अंत में कौन सा आता है? ने। अब दोस्तों हाँ बिल्कुल आरोही अग्रवाल ने बिल्कुल सही बताया है, 2 आंसर। बिल्कुल गुस्सा होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए अब मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। हम प्राय बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको भी अपन णे बोलते हैं, इसको भी णे बोलते हैं, इसको भी णे बोलते हैं। तीनों को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? णे बोलते हैं। इनको तो हम अलग अलग बोलते हैं, इसको मैं और ने। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर आज इसका विभाजन करना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों णे नहीं हैं, ये तीनों णे नहीं है। प्राय सभी लोग इसको भी णे बोलते हैं, इसको भी णे और इसको भी णे। तो कैसे पता चले कि कौन से णे का उच्चारण यहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों देखिए ये जो णे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों अंगय। इसको, ये वाला जो णे हैं इसको बोलते हैं अंगय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंगय। इसको बोलते हैं ये, जो यहाँ पर आया है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर आ चुका है हमारा, यहाँ पर ये आ चुका है ये वाला, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि ये णे नहीं है दोस्तों, ये है। इसलिए गे जब हम उच्चारण करते हैं, गे का जब उच्चारण करते हैं तो दोस्तों क्या आता है? जे धन ये, तभी तो इसको बोलते हैं जे, तभी इसको को बोलते हैं जे। जैसे अपन ज्ञान बोलते हैं वो अशुद्ध है दोस्तों, उसको शुद्ध बोलते हैं ज्ञान, है ना। विज्ञान बोलते हैं तो उसको बोलते हैं विज्ञान, न कि विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो हम ये सामान्य इसको बोलते हैं अंगे। इसको जैसे अपन बोलते हैं गंगा, जैसे मैंने क्या लिखा दोस्तों? गंगा। अगर ये अपन बोलते तो ये गंगा नहीं होता दोस्तों, गड़ंगा हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? गड़ंगा हो जाता। लेकिन हम इसको उच्चारण अंगे करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? गंगा, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ शंकर, क्या लिखा है दोस्तों मैंने? शंकर। तो शंकर में जो ये लग रहा है वो यही है। अगर इसका उच्चारण है करते तो ये हो जाता षडंकर। क्या हो जाता दोस्तों? षडंकर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उच्चारण संबंधी दोष हमारे हिंदी वर्णमाला से ही दूर होते हैं, तो विशेष रूप से आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल BS जोरवाल जी सर भी आ चुके हैं, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा सभी। तो यहाँ पर इन दोनों का भेद मैंने आपको बताया। इसको ये बोलते हैं, इसको अंगे बोलते हैं, इसको णे बोलते हैं। जो आपका प्रचलित जो उच्चारण है वो क्या है? णे। तो इसको अपन णे बोल सकते हैं। वीडियो सही चल रहा है, शायद आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है। आप अपना वहाँ से नेटवर्क सुधारें तो बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इनमें आपको अंतर करना समझ में आ गया। ये अंग है, ये और ये णे। और आपको दोस्तों इसका क्रम भी आपको याद रखना है। क्रम भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ये वाला पहले आएगा, इसके बाद में ये 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 आएगा। क्यों आएगा? देखिए अभी हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने पढ़ा था के वर्ग, इसके बाद में हमने दूसरा वर्ग लिखा था चे वर्ग, इसके बाद में हमने तीसरा वर्ग लिखा था दोस्तों टे वर्ग, इसके बाद में हमने चौथा वर्ग लिखा था कौन सा? प वर्ग, और इसके बाद में कौन सा लिखा था? ते वर्ग। तो दोस्तों ये जो वर्ग है इनका पंचम वर्ण ही तो है। ये प्रत्येक का क्या है दोस्तों? पंचम वर्ण। मैंने आपको जब भी इनके बारे में बताया, स्पर्श व्यंजनों के बारे में, तो मैंने आपको बताया जिनको आपको कैसे याद रखना है, क्रम से याद रखना है। अर्थात के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, इनको ही आपको चर्चा करनी है। शिव कुमारी गुप्ता बिल्कुल आ चुकी है, लेट हो चुकी है थोड़ी सी, बाद में आप देख सकते हैं वीडियो को, अभी भी आप देख सकते हो। तो इसके साथ में कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। इसके साथ में कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। इसके साथ में कौन सा आने वाला है? ये वाला आने वाला है। और इसके साथ में ये वाले आने वाला है, और इसके साथ में ये ने वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रम आपको विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से किस तरह से हम गलती कर देते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों 2 वर्ण और हमारे शेष रह गए, उनकी चर्चा भी मैं आज कर लेता हूँ, ताकि हमारा कल नया टॉपिक अर्थात उच्चारण स्थानों का हम चर्चा कर सकें। देखिए 2 चीज छोटी सी रह गई है, अंग और ए। सारे वर्ण आ गए, लेकिन ये 2 पहली लाइन में आते हैं, दोनों को हम भूल चुके हैं, और ये दोनों हम भूले नहीं हैं। इनको भी एक स्थान हम देने वाले हैं, एक अलग नाम से बोलने वाले हैं। दोस्तों ये जो दोनों वर्ण हैं
इन्हें दोस्तों अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोगवाह कहा जाता है। इन दोनों वर्णों को दोस्तों क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्यों कहा जाता है दोस्तों? इनको देखिए, क्योंकि दोस्तों हमने पूरे स्वर पढ़ लिए हैं, पूरे व्यंजन पढ़ लिए हैं, न तो ये स्वरों में आए न ये व्यंजनों में आए, अर्थात न तो इन्हें स्वरों में गिना जाता है ना व्यंजनों में गिना जाता है। देखिए, एक अर्थ होता है दोस्तों नहीं, योग का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना। योग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। और वाह का अर्थ होता है बहन करना। वाह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहन करना। बिल्कुल, ये आरोही अग्रवाल बोल रही है आगत व्यंजनों बोलते हैं, इनकी आगत व्यंजनों की अपन चर्चा कर लेंगे तो आपका जो और कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए, अब देखिए अयोगवाह ये वर्ण क्यों कहलाते हैं? देखिए, एक अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है जोड़ना, वाह का अर्थ बहन करना। अर्थात दोस्तों जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं और वर्णमाला में दोस्तों आपने देखा होगा कि ये वाले दो वर्ण आते हैं पहली लाइन में अंत में, तो इन्हें दोस्तों न तो हमने स्वर में जोड़ा है, स्वरों में भी इन्हें हमने नहीं जोड़ा, ना हमने इनमें किन्हें जोड़ा है, व्यंजनों में भी इन्हें हमने नहीं जोड़ा। तो दोस्तों इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अर्थात इन्हें जोड़ा नहीं जाता है, इन्हें जोड़ा नहीं जाता है। क्या किया जाता है? केवल इनका वहन किया जाता है, इन्हें संख्याओं में गिन लिया जाता है, वर्णमाला की संख्याओं में, न कि वर्णों की संख्या में। तो इसलिए दोस्तों इनका नाम क्या पड़ गया? अंग, क्योंकि न तो इन्हें हमने स्वरों में जोड़ा है, न इन्हें हम किस में जोड़ा है? व्यंजनों में। इसलिए दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह इन्हें हम कहते हैं। बिल्कुल, आरोही अग्रवाल जी के समझ में आ चुका है। तो क्या मैं ये समझूं केवल इनके ही समझ में आया है, औरों के समझ में नहीं आया? औरों के समझ में आया तो दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि आज का जो हमने पढ़ा है वो सभी के समझ में आया है क्या? शिव कुमारी जी लेट हो गई आज, थोड़ा सा जल्दी आया करें, जल्दी आने का प्रयास करें। हमारी क्लास 11 बजे स्टार्ट होती है और साइको की क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, तो आप समय पर आए। बिल्कुल, पंकज गुप्ता जी के भी समझ में आ चुका है। आज हमने दोस्तों काफ़ी सारी चर्चा की है, व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण पढ़ा है, साथ में उनका जो वर्गीकरण के जो नाम है, उनके जो विशेषताएं हैं, उनको किस तरह से बोला जाता है, उनके बारे में हमने चर्चा की है। दोस्तों कल भी हम इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, रीनाज खानम के भी समझ में आया है। तो रीनाज खानम आप साइको की क्लास में नहीं आती हैं, साइको की क्लास भी हमारी बहुत अच्छी चलती है, तो आप उसमें भी आएँ। सुबह 9 बजे वो हमारी स्टार्ट होती है, तो आप उसमें ज़रूर आएँ। सोना हवाई है, अब हेलो हाय कर रही है। जब हमारा पूरा जो क्लास है वो समाप्त हो चुकी है, तो मैं उस समय आपसे कहकर भी गया था साइको क्लास में कि आप जल्दी से अपना खाना पीना कर लीजिए और 11 बजे क्लास में रेडी हो जाइए। तो आप थोड़ा सा आपका क्लास का मैटर निकल चुका है, तो कोई बात नहीं। हमारा जब वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगा, जैसे ही लाइव ख़त्म होगी, हमारा जो ये वीडियो किस पर आ जाएगा? चैनल पर आ जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो जो आज लेट आए हैं वो कल जल्दी आने का प्रयास करें, ताकि उनकी जो क्वेश्चन है वो तुरंत सॉल्व हो सके। जैसे अपने आज साइको क्लास में भी किए थे, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन किए गए थे, उनको भी हमने बताया है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी भी हमने आज ली है, जो एग्जाम में किस तरह से प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है, उनके बारे में भी। बिल्कुल, सोना कह रही सर टेस्ट ले। चलो, टेस्ट के बारे में मैं आपसे कहता हूँ कि अगले संडे को, जो संडे आने वाला है हमारा, आज संडे है, अगला जो संडे आएगा उसको हम साइको का टेस्ट बिल्कुल आपका ज़रूर लेंगे। साइको का टेस्ट मैं आपको उन बिंदुओं का लूँगा जिन बिंदुओं को हम पढ़ चुके हैं, जिन विषयों को हम पढ़ चुके हैं साइको में, उसका टेस्ट मैं आपको संडे को ले लूँगा। और जब तक हम हिंदी में भी बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो हिंदी का टेस्ट भी हम ले लेंगे। तो ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करोगे और लोगों को जोड़ोगे, तो निश्चित रूप से टेस्ट लेने में मज़ा आएगा। अच्छे क्वेश्चनों का मैं उसमें संकलन रखूँगा, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लगातार क्लास को देखते रहें, सही समय पर आएँ, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से आप जल्दी आने का प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद सभी का। और इसको एक बार वीडियो को आप पुनः देख लीजिएगा, जो लेट आए हैं वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आज की क्लास हम नहीं देखेंगे दोस्तों, कल की क्लास में हमारा थोड़ा सा जो वो है
स्तर वो थोड़ा सीखने का कम रहेगा। कारण इसका क्या है कि आज की क्लास आप देख लोगे तो आपका जो फ्लो है वो आज की क्लास से जुड़ जाएगा, ताकि आपको कल जो परेशानी आने वाली है, अगर आज की क्लास नहीं देखोगे तो आपको कल परेशानी आ सकती है। इसलिए आज की क्लास अवश्य देखें, आज की नहीं कल की भी देखें, क्योंकि वर्ण हमारे कल से ही चालू हो गए थे। तीनों क्लास, दोनों क्लासों को आप देखें और उसके बाद कल की क्लास देखते हैं। सभी को मज़ा आने वाला है, अच्छी तरह से समझ में आने लगा है। अब भूख भी लगने लगी है सभी को, तो आप बिल्कुल भोजन कीजिएगा। बिल्कुल नहीं आएगी सोना जी को, बिल्कुल। तो शिव सिंह राजपूत जी बिल्कुल समझ में आया है ना आपके? हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जोड़ें, लोगों को, अपने मित्र हैं उनको बताएं कि क्लास चल रही है। इसी क्लास में हम संस्कृत को भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज पूरी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपके 90 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 90 क्वेश्चन आपके इस क्लास में, दोनों क्लासों में, पी के एडवांस साइको, पी के एडवांस टीच, दोनों चैनलों में 90 क्वेश्चन आपके यहाँ से होने वाले हैं। साइको, हिंदी, संस्कृत, प्लस में दोस्तों आपको एडवांटेज मिलेगा बहुत ही अच्छी चीज़ का, शिक्षण विधि, जो आपको और अन्यत्र कहीं इस तरह की नहीं मिलने वाली है। तो हम शिक्षण विधियों का भी अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं, तो आप लगातार जुड़े रहने का प्रयास करें। ठीक है, बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी, बिल्कुल। सभी को धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, क्लास को शेयर करने के लिए, और ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।